Good morning, students. Today we will start next chapter of your textbook, that is chapter 8, What is Culture? Page number 84, chapter 8, What is Culture? This chapter is written by Pandit Jawaharlal Nehru. So first I'll tell you something about Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru was born in 1889 and he died at 1964. He was born in a very renowned family at Allahabad. इनका जो बर्थ हुआ था वो एक बहुत ही हाई क्लास फैमिली में हुआ था इलाहाबाद में. His father मोतीलाल नेहरू was noted lawyer. इनके फादर का नाम था मोतीलाल नेहरू और वो की एक लॉयर थे. इनकी जो मदर थी उनका नाम था स्वरूप रानी. वो एक कल्चर्ड लेडी थी और भगवान को मानने वाली लेडी थी. जब वो उनकी एज 15 इयर्स हुई तो उनको इंग्लैंड भेज दिया गया फॉर फर्दर स्टडीज. He studied at Harrow for 2 years and in 1907 he moved to Trinity College, Cambridge. He read such authors as Dickens, Kipling, Mark Twain, H.G. Wells and others. इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई then he became the first prime minister of independent India. The discovery of India and the glimpses of world history are Nehru's permanent contribution to the literature of the world. His historical writing is praised for his vividness and skillfulness. While writing his views, he is never bigoted and narrow. जब इन्होंने जब अपनी जो बुक्स वगैरह लिखते थे तो ये कभी भी नैरो माइंडेड नहीं होते थे और ये सही तरीके से अपनी बुक्स वगैरह को लिखते थे. Now, in this essay, पंडित नेहरू इज ट्राइंग टू प्रोब इनटू अ रियल मीनिंग ऑफ कल्चर. इस ऐसे में जो पंडित नेहरू थे उन्होंने कल्चर का सही मतलब को बताने की कोशिश की है. ही एडमिट्स दैट इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन द वर्ड कल्चर. उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है कि बहुत डिफिकल्ट है कल्चर वर्ड को डिफाइन कर पाना. ऑल्दो ईच नेशन एंड ईच सिविलाइजेशन डेवलप इट्स ओन कल्चर. हालांकि सारे जितने भी नेशन है, चाहे कोई भी नेशन हो या कोई भी सभ्यता हो, वो अपना कल्चर खुद ही बनाते हैं. इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड अ कल्चर दैट इज प्योर एंड अनअफेक्टेड. ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है कि हम ऐसा कोई कल्चर फाइंड कर सकें जो एकदम पूरी तरीके से प्योर हो और किसी चीज से उसका कोई अफेक्ट ना आया हो. According to Pandit Nehru, the culture of a country is influenced by its geography and climate. पंडित नेहरू के अकॉर्डिंग जो कंट्री का कल्चर होता है वो उस कंट्री की जो ज्योग्राफी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग एंड उस कंट्री का जो कल्चर होता है उसका उस पर बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है. उस कंट्री के क्लाइमेट का उस पर बहुत ज्यादा कल्चर पर अफेक्ट पड़ता है. People of every country consider their culture best and they are proud of it. हर कंट्री के लोगों को अपने कल्चर अच्छा लगता है, सही लगता है और हर कंट्री के लोगों को अपने कल्चर के ऊपर गर्व भी होता है and they are proud of their culture. Culture means inner growth in a man. He must know how to behave with others. He should understand others and make himself understood. कल्चर होने से पर्सन के अंदर एक इनर ग्रोथ होती है. अगर किसी पर्सन कल्चर्ड पर्सन है तो उसको पता होता है कि उसको दूसरे के साथ किस तरीके से बिहेव करना है. वो दूसरे को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है और अपनी बात को भी दूसरों को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टूड करवा सकता है. हालांकि इट्स अ वेरी फिलोसॉफिकल चैप्टर एंड इट्स little bit difficult for you to understand, but it is very important chapter because it develops your inner skill. आपकी जो किसी से बात करने की तरीका है, आपकी जो थिंकिंग स्किल्स है, इस चैप्टर से वो आपकी इस तरीके के जो चैप्टर्स होते हैं उनसे वो आपकी इंक्रीज होती है. तो ये चैप्टर हो सकता है पढ़ने में आपको थोड़ा बोरिंग लगे, थोड़ा डिफिकल्ट लगे क्योंकि उसकी लैंग्वेज इस तरीके की है. लेकिन अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपकी जो सोचने की शक्ति है वो कहीं ना कहीं आपकी डेवलप होगी. जब आप किसी दूसरे पर्सन से बात करते हैं तो दैन इट विल इंक्रीज योर नॉलेज एंड इट विल डेवलप योर स्किल्स टू टॉक टू द अदर्स. सो नाउ वी विल बिगिन विद अ चैप्टर. There is a great deal of confusion in my mind and I shall state quite frankly what is. तो पंडित नेहरू ने कहा है कि ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन, देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ कंफ्यूजन. मेरे माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं और मैं उनके बारे में फ्रेंकली बात करना पसंद करता हूँ.
All kind of basic questions crop us up from what is going on in the world around us. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में चलते रहते हैं कि हमारे वर्ल्ड के आसपास जो हो रहा है या जो भी सिचुएशंस हमारे वर्ल्ड के आसपास है वो सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में रेस होते हैं. Nations, individuals and groups talk of understanding one another, and it seems an obvious thing that people should try to understand one another and to learn from others. नेशन की अगर हम बात करें, किसी इंडिविजुअल पर्सन की अगर हम बात करें या किसी ग्रुप की अगर हम बात करें, तो एक दूसरे को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है और एक दूसरे को समझकर ही या एक दूसरे से सीख कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं. कोई भी जो इंडिविजुअल है ऐसे पॉसिबल नहीं है कि वो किसी दूसरे से कुछ ना सीखे या खुद अकेले ही आगे डेवलप कर जाए. ये चीज पॉसिबल नहीं है. हम तभी डेवलप कर सकते हैं, हम तभी ग्रो कर सकते हैं जब हम किसी दूसरे से सीखें, किसी दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करें. Yet, when I look through the pages of history or study current events, I sometimes find that the people who know one another must quarrel most. तो पंडित नेहरू कहते हैं कि मैं जब अगर हिस्ट्री के पेजेस को उठाकर देखूं या अभी के मैं करंट इवेंट्स को पढूं, तो मुझे ये चीज रियलाइज हुई है कि जो पर्सन एक दूसरे को ज्यादा बेटर तरीके से जानते हैं उनकी आपस में ज्यादा लड़ाई होती है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. इट्स अ वेरी कॉमन टॉपिक. Our neighboring country is पाकिस्तान और चाइना. हम उनको रशिया, यूरोप या साउथ अमेरिका इन कंट्री से ज्यादा जानते हैं. आप पाकिस्तान से ज्यादा फैमिलियर है एज कम्पेयर टू द कंट्रीज लाइक रशिया और फ्रांस एंड अदर कंट्रीज. आप चाइना से ज्यादा फैमिलियर है. क्यों? क्योंकि वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं. लेकिन हमारे बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो भी ज्यादातर किससे होते हैं? या तो पाकिस्तान से हो जाते हैं या रशिया से हो जाते हैं. ये तो हो गई नेशन की बात. अब हम अपनी जनरल लाइफ की मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. अगर आपके नेबर में कोई रहता है तो आप उसको ज्यादा बेटर तरीके से जानते हैं, और अगर आपकी लाइन गली के 4 घर दूर कोई पर्सन रहता है या एक मोहल्ला छोड़ दूसरे मोहल्ले या एक कॉलोनी छोड़ दूसरी कॉलोनी में कोई पर्सन रहता है, तो आप उसको उतने अच्छे तरीके से नहीं जानते जितना कि आप अपने पड़ोस वाले को ज्यादा बेटर तरीके से जानते हैं. लेकिन आपकी जो लड़ाई है वो भी सबसे ज्यादा आपके पड़ोस वाले से ही होगी. अगर कोई पर्सन दूसरी कॉलोनी में रहता है या दूसरे मोहल्ले में रहता है या 4 लाइन छोड़ के रहता है, तो आपकी उससे ज्यादा लड़ाई नहीं होगी. क्यों? क्योंकि आप एक ही जनरल फिलॉसफी वाली बात है जो नेहरू जी ने भी बोला है कि हमारी लड़ाई सबसे ज्यादा उसी पर्सन से होती है जिसको हम ज्यादा अच्छे बेटर तरीके से जानते हैं. Countries which are next door to one another in Europe or in Asia somehow seems to rub one another up the wrong way, though they know one another very thoroughly. तो उन्होंने इस लाइन में भी क्या कहा है कि वो कंट्रीज जिनको हम थॉरोली या अच्छे से जानते हैं, हमारी सबसे ज्यादा लड़ाई भी उन्हीं कंट्रीज से होती है. Thus, knowledge by itself does not lead to greater cooperation or फ्रेंडशिप. दिस इज नॉट अ न्यू थिंग. उन्होंने क्या कहा? अगर आपको किसी के बारे में नॉलेज है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी उनके साथ ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, और ये कोई नई बात भी नहीं है. इवन द लॉन्ग पेजेस ऑफ हिस्ट्री शो दैट हैज देयर बीन समथिंग रॉन्ग इन इंडिविजुअल नेशन और इन अप्रोच टू दिस क्वेश्चन. तो उन्होंने क्या कहा? हो सकता है, लेकिन जैसे अगर आप पाकिस्तान हैं तो हमारी सिर्फ पाकिस्तान से ही लड़ाई क्यों होती है या चाइना से हमारी लड़ाई क्यों हो जाती है? तो उन्होंने क्या कहा है कि हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी सोच में प्रॉब्लम हो, या कहीं ना कहीं जो हम एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो, या वो क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं रॉन्ग हो, और इट इज समथिंग एल्स दैट has not been worked as it should have done. When we talk of cultural relations, the question that immediately arises in my mind is, तो पंडित नेहरू कहते हैं अगर हम कल्चरल रिलेशन की बात करें तो जो क्वेश्चन मेरे माइंड में सबसे पहले आता है वो है व्हाट एग्जैक्टली इज कल्चर दैट पीपल टॉक सो मच अबाउट. तो उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहला क्वेश्चन उनके माइंड में क्या आता है कि एग्जैक्टली कल्चर होता क्या है जिसके बारे में लोग इतनी ज्यादा बातें करते हैं. When I was younger in years, I remember reading about German culture and of the attempts of the German people to spread it by consent and other means. तो उन्होंने क्या कहा कि जब वो थोड़े छोटे एज के थे, यंगर एज के थे, तो उनको याद आता है कि वो एक जर्मन के बारे में रीड कर रहे थे, जर्मन के बारे में रीड कर रहे थे. उस टाइम जो जर्मन पीपल थे वो एक वर्ड को स्प्रेड करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे, दैट इज कल्चर.
और वो किसी भी तरीके से उस वर्ड को स्प्रेड करना चाहते थे और उसी के लिए मेहनत कर रहे थे। देयर वॉज अ बिग वार टू स्प्रेड दिस कल्चर एंड टू रेसिस्ट इट। और क्या हो रहा था, कुछ लोग थे जो उसको स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ लोग थे जो उस वर्ड को स्प्रेड होने से रोक रहे थे, जिसका नतीजा क्या निकल रहा था कि उनके बीच में बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ गई थी। Every country and every individual seems to have their peculiar idea of culture। उन्होंने क्या कहा पंडित नेहरू ने कि हर कंट्री का और हर इंडिविजुअल का अपना अपना एक आइडिया होता है, अपना अपनी एक सोच होती है कल्चर से रिलेटेड। When there is a talk about cultural relation, although it is very good in theory, what actually happened is that those peculiar ideas came into conflict and instead of leading of friendship, they lead to a more estrangement। उन्होंने क्या कहा, अब हर पर्सन की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, अपना अपना आइडिया होता है कल्चर रिलेशन से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड कि एक्चुअल में कल्चर क्या होता है। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब हम कुछ लोगों को इकट्ठा कर देते हैं और हर किसी को की जो थिंकिंग होती है वो मैच नहीं करती है, तो जो थिंकिंग मैच ना होने की वजह से उनमें ज्यादा लड़ाइयां होने लगती हैं, ज्यादा लड़ाइयां आगे आने लगती हैं, ज्यादा वॉर होने लगते हैं। इट इज अ बेसिक क्वेश्चन व्हाट इज कल्चर। और तो नेहरू जी क्या कहते हैं कि ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज कल्चर, एंड आई एम सर्टेनली नॉट कॉम्पिटेंट टू गिव यू अ डेफिनेशन ऑफ इट बिकॉज आई हैव नॉट फाउंड वन। और वो क्या कहते हैं कि मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता या मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि मैं आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन दे सकूं कल्चर की, क्योंकि मुझे अभी तक कोई कल्चर की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिली है। One can see each nation and each separate civilization developing its own culture that had its root in generation 100 years of ago। तो पंडित नेहरू इसमें क्या कहते हैं कि कोई भी नेशन हो, कोई भी कंट्री हो या कोई भी सभ्यता हो, उनका अपना अपना कल्चर होता है। और कल्चर कैसे कि 100 या 1000 ईयर्स अगो जो हमारे फोर फादर्स थे, उन्होंने जिस कल्चर को डेवलप किया, हम धीरे धीरे उसी कल्चर को उन्हीं चीजों को फॉलो कर लिया हमने उनको, और उन्हीं चीजों को हमने अपना कल्चर बना लिया या उन्हीं चीजों को हमने अपना सिविलाइजेशन या सभ्यता मान लिया। One sees these nations being intimately molded by the impulse that initially starts a civilization going on its long path। अब लॉन्ग पाथ पर ही तो जा रहे हैं। अगर किसी आपके जो फोर फादर्स थे या आपके जो पूर्वज थे, उन्होंने किसी चीज को करना स्टार्ट किया है, तो वो चीज क्या हुई, धीरे धीरे फॉलो होते 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 वो चीज हमारा एक कल्चर बन गई और आज भी हम उसी चीज को कंटिन्यूअसली फॉलो किए चले जा रहे हैं। एक लंबा समय हो गया और अब पता नहीं आगे आने वाले कितने समय में सेम चीज को फॉलो किया जाएगा। That conception means idea or concept. That conception is affected by other conceptions and one sees action and interactions between these varying conception। अब क्या हुआ, अब हमने अपने घर में जो कल्चर देखा, घर में हमारे जो फोर फादर्स या पूर्वजों से कल्चर जो चला आ रहा था वो कल्चर हम जानते थे। जब हम अपने घर के बाहर गए तो हम 4 लोगों से मिले तो हमें उनके बारे में भी, उनके कल्चर के बारे में भी पता चला। तो हो सकता है कि हमें उनका कल्चर में कुछ चीज अच्छी लगी और वो हमने धीरे धीरे अडॉप्ट करना स्टार्ट कर लिया। तो क्या हुआ, उनके कल्चर से हमारा कल्चर क्या हो गया, मिक्स हो गया और फिर वो चीजें आगे जाकर बढ़ने लगी। तो उन्होंने क्या कहा, ऐसे जो कल्चर हैं उन डिफरेंट कल्चर्स का इंटरेक्शन भी आपस में होना स्टार्ट हुआ। There is, I suppose, no culture in the world which is absolutely pristine, pure and unaffected by any other culture। तो पंडित नेहरू कहते हैं कि मैं इस बात को श्योरली बोल सकता हूँ कि इस पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी कल्चर नहीं है जो किसी दूसरे कल्चर से इन्फ्लुएंस ना हुआ हो। ऐसा कोई कल्चर नहीं है कि जिसमें किसी दूसरे कल्चर की चीजें ना आई हो और सिर्फ अपना वही कल्चर लेके वो चल रहे हैं। हर कल्चर में कहीं ना कहीं कोई किसी ना किसी दूसरे कल्चर से अफेक्ट होकर कोई ना कोई चेंज जरूर आया है। It simply cannot be, just as nobody can say that he belongs 100% to a particular racial type, because in this course of 100 and 1000 years, unmistakable changes and mixtures have occurred। तो वो क्या कहते हैं कि ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो ये बोल सके कि वो किसी एक पर्टिकुलर कल्चर को ही बिलोंग करता है, क्योंकि 100 या 1000 ईयर्स से भी अगर हम देखें तो भी क्या हुआ, लोगों ने दूसरे लोगों से मिले और उनके कल्चर को देखा और उनको धीरे धीरे क्या किया, अडॉप्ट किया। तो हर कल्चर एक दूसरे से क्या होते चले जा रहे हैं, मिक्स होते गए, इम्प्योर होते गए। हम ये चीज नहीं बोल सकते कि कोई एक कल्चर है वही सेम कल्चर या प्योर कल्चर सालों से या अभी भी उसी को फॉलो किया जा रहा है।
So culture is bound to get a little mixed up even though the basic element of the particular nation culture remains dominant. उन्होंने क्या कहा कि हर कल्चर कहीं ना कहीं क्या हुआ है, मिक्स हुआ है. हर कल्चर किसी ना किसी दूसरे कल्चर के साथ मिलकर आगे बढ़ा है. इफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स गोज ऑन पीसफुली देयर इज नो हार्म इन इट. और उन्होंने क्या कहा, अगर इस तरीके की ये चीजें शांति से होती जाए, पीसफुली होती जाए, तो पंडित नेहरू कहते हैं कि उनको इस चीज में कोई भी नुकसान नहीं दिखता है, उनको इसमें कोई परेशानी नहीं दिखती. बट इट ऑफर लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट. लेकिन वो क्या कहते हैं कि ये चीजें शांति से नहीं होती, इसमें हमेशा क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं. इट समटाइम्स लीड टू अ ग्रुप टू फियर दैट देयर कल्चर इज बीइंग ओवरब्लेम्ड बाय व्हाट दे कंसीडर टू बी एन आउटसाइडर और एलियन इन्फ्लुएंस. अब क्या होता है, कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि कोई दूसरा कल्चर उन पर हावी होता जा रहा. तो जो कट्टरवादी लोग होते हैं या जो उसके लिए बिल्कुल ऐसे लोग होते हैं कि जो बाहर की किसी चीज को एक्सेप्ट करना ही रेडी नहीं करते, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको बाहरी कल्चर मानते हैं, एलियन कल्चर मानते हैं और उस चीज को बायकॉट कर देते हैं, जिससे कि क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं, लड़ाइयां अराइज होने लगती हैं. Then they draw themselves into a shell which isolate them and prevent their thoughts and ideas going out. और ये लोग क्या करते हैं, ये अपने जो आइडियाज हैं, इनके जो थॉट्स हैं, वो लोगों से शेयर करना भी पसंद नहीं करते हैं. That is an unhealthy situation. तो पंडित नेहरू कहते हैं लेकिन ये बहुत ही अनहेल्दी सिचुएशन है, हम इसको सही सिचुएशन नहीं मान सकते. Because in any matter and much more so in what might be called a cultural मैटर. वो कहते हैं कि ऐसे और या जो मैटर है, इनको हम एक कल्चरल मैटर नहीं मान सकते हैं. स्टैग्नेशन इज द वर्स्ट पॉसिबल थिंग. कल्चर इफ इट हैज एनी वैल्यू मस्ट हैव सर्टेन डेप्थ. उन्होंने क्या कहा कि अगर कल्चर की कोई वैल्यू होती है तो उसमें कोई ना कोई गहराई भी जरूर होती है. इट मस्ट ऑल्सो हैव अ सर्टेन डायनेमिक कैरेक्टर. उन्होंने क्या कहा, कल्चर इस तरीके का होना चाहिए कि वो समय के साथ अपने आप को बदल सके. डायनेमिक मतलब समय के साथ बदल जाना, एनवायरमेंट के साथ उसमें चेंजेस ले आना. आफ्टर ऑल कल्चर डिपेंड्स ऑन अ वास्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स. उन्होंने क्या कहा, एग्जैक्टली में जो कल्चर होता है वो बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. इफ वी लीव आउट व्हाट माइट बी कॉल्ड द बेसिक मोल्ड दैट वाज गिवन टू इट इन द अर्ली स्टेज ऑफ द नेशन और पीपल्स ग्रोथ, इट इज अफेक्टेड बाय ज्योग्राफी, बाय क्लाइमेट एंड ऑल अदर काइंड्स ऑफ अदर फैक्टर. तो वो क्या कहते हैं, किसी भी देश का जो कल्चर होता है वो वहां की ज्योग्राफिक कंडीशन पर, वहां की जो क्लाइमेट है, इन सारी चीजों पर बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है. इट इज अफेक्टेड बाय the culture of Arabia is intimately governed by the geography and the desert of Arabia because it grew up there. तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जो अरेबिया का कल्चर है वो वहां की ज्योग्राफी कंडीशन पर डिपेंड करता है. वहां की जैसे डेजर्ट है या ज्योग्राफिक जो वहां की कंडीशन है, वहां के लोगों की लाइफ उस तरीके की है, तो उधर का जो कल्चर है वो भी वहां पर उसी तरीके का है. Obviously, the culture of India in the older days was affected greatly, as we see in our own literature, by the Himalayas, the forest, and the great rivers of India, among other things. उन्होंने क्या कहा, अगर हम इंडिया के कल्चर की बात करें तो हमें अपनी जो पुरानी बुक्स वगैरह हैं, जो पुराने वेद वगैरह हैं, या पुराने हमारे जो भी लिटरेचर हैं, उससे हमें ये पता लगता है कि हमारा जो कल्चर है वो हिमालय से, हमारे जंगलों से, हमारी जो नदियां हैं, उन चीजों से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है. It was natural growth from the soil. Of the various dominant of culture like architecture, music and literature, any two may mix together. They often did and produce a happy combination. उन्होंने क्या कहा, जो बेस्ट डोमेन्स मीन्स क्षेत्र, ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जो कल्चर को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर, म्यूजिक, लिटरेचर. लेकिन अगर इनमें से हम किसी भी दो एरिया को मिला दें तो एक बहुत अच्छा हैप्पी कॉम्बिनेशन बन सकता है. But where there is an attempt to improve something or the other, which does not naturally go and mold itself without uprooting itself, conflict irritably arise. लेकिन उन्होंने क्या कहा कि लेकिन जब हम इनको मिलाने की कोशिश करते हैं या ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होने लगते हैं, जिसमें लड़ाइयां उत्पन्न
होने लगती हैं. Then also comes something which to my mind is basically opposed to all ideas of कल्चर. उन्होंने क्या कहा, लेकिन मेरे माइंड में अब एक चीज और आती है कि ऐसा बेसिकली बहुत सारे बेसिक आइडियाज हैं जो इन सारी चीजों को अपोज भी करते हैं. एंड दैट इज द आइसोलेशन ऑफ द माइंड एंड डेलिबरेट शटिंग अप ऑफ द माइंड to other influences. My own views of India's history is that we can almost measure the growth and advances of India and the decline of India by relating them to periods when India had her mind open to the outside world and when she wanted to close it up. तो उन्होंने क्या कहा, अगर मैं एक इंडिया का एग्जाम्पल लेता हूँ तो इंडिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चेंजेस आए, लेकिन इंडिया के लोगों को ये आइडिया था कि हमें कब अपने माइंड को खुला हुआ रखना है, कब दूसरों की चीजों को एक्सेप्ट करना है और कब हमें अपने माइंड को बंद करना है, कब हमें दूसरों की चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना है. और हमने भी बहुत सारी अच्छी और बुरी चीजें हमने दूसरों से एक्सेप्ट की हैं और दूसरों की चीजों को हमने अपोज भी किया हुआ है. इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ. ये थोड़ा फिलोसफिकल लैंग्वेज है जो हो सकता है आपको अंडरस्टैंड ना हो, लेकिन इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन चलता था या मुगल्स या ऐसे जो तानाशाह लोग थे इनका शासन चलता था, तो जो राजपूत रानियां होती थी तो क्या होता था, इनके ऊपर मुगल्स वगैरह अटैक करते थे. तो और जब राजपूत जो राजा होते थे वो हार जाते थे तो इनकी जो रानियां होती थी वो जौहर कर लेती थी. आपने सुना होगा, वो अपने आप को मार देती थी. ठीक, लेकिन जब टाइम के साथ साथ ये चीजें थोड़ी सुधरना स्टार्ट हुई, वो पहले ऐसे क्यों करती थी, क्योंकि उनको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो अपने लिए इस तरीके का डिसीजन ले लेती थी कि उनको जौहर करना पड़े या अपने आप को मारना पड़े. क्यों? क्योंकि जो दूसरा राजा वहां आता था, हो सकता वो उनको अच्छे से ट्रीट ना करता, अपना बंदी बना के रखता, तो वो इन चीजों को डिनाई करती थी. लेकिन फिर जब सोसाइटी की कंडीशन सुधरी, ये राजा वाला प्रथा खत्म हो गया, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक हो गई, वुमेन्स की कंडीशन इंप्रूव होने लगी. जैसे कि जो हमारे लीडर थे राजा राम मोहन राय, उनने बहुत बड़ा काम किया इसको आगे बढ़ाने में. तो जब सोसाइटी की कंडीशन सुधरने लगी तो ये जो प्रथाएं थी ये भी धीरे धीरे हमारी क्या थी, बंद होने लगी. तो ये कि डिफरेंस ही एक चीज अच्छी चीज ही थी कि हमारी कंट्री में उस टाइम वो कल्चर था कि लोग जौहर करते थे, लेकिन समय के अकॉर्डिंग और बाहर की परिस्थितियों को देखने के अकॉर्डिंग उन कल्चर में हमने क्या किया, अपने अंदर हम चेंज लेकर आए. तो इसी चीज की वो यहाँ पर बात कर रहे हैं. The more she close to it, the more static she become. और उन्होंने क्या कहा, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि स्टैटिक, हम अपने कल्चर को इतना स्टैटिक बना देते हैं कि हम उसको चेंज करना ही नहीं चाहते. लाइफ वेदर ऑफ द इंडिविजुअल, ग्रुप, नेशन और सोसाइटी इज एसेंशियली अ डायनेमिक, चेंजिंग, ग्रोइंग थिंग्स. उन्होंने क्या कहा, अगर हम अपने इंडिविजुअल की बात करें, ग्रुप की बात करें, सोसाइटी की बात करें, अगर हम अपने पूरे एनवायरमेंट या वर्ल्ड की ही बात करें, तो हर दिन बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे नए नए चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं. तो उन्होंने क्या कहा कि हमें अपने जो टाइम चेंज हो रहा है उसके साथ हमें अपने कल्चर को भी थोड़ा चेंज करना चाहिए, नई नई चीजों को हमें अडॉप्ट करना चाहिए. Whatever stops that growth also injures it and add mindset. We have had great religions and they have an enormous effect on humanity. उन्होंने क्या कहा, और इन सारी चीजों का ह्यूमैनिटी पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने लगा है. Yet if I may say so with all respect and without meaning any ill to any person, those very religions in the measure that they made the mind of man static, dogmatic and bigoted. Dogmatic मतलब जिद्दी and bigoted मतलब कट्टर. Have had to any mind an evil effect. उन्होंने क्या कहा, अब हमारी सोसाइटी में जो ये कल्चर चले आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पुरानी धारणाएं हैं उनके लिए अपने आप को उन्होंने क्या किया है, स्टैटिक बना लिया. मतलब समय के अकॉर्डिंग वो चेंज होना नहीं चाहते, उसके लिए वो एकदम जिद्दी बन चुके हैं और कट्टर बन चुके हैं. उससे ये चीज क्या है, उन्होंने इस चीज को बुराई बताया. उन्होंने क्या बताया कि ऐसे कल्चर का कोई सेंस नहीं है कि जो लोगों को कट्टर बना दे, लोगों को जिद्दी बना दे और लोगों को एक स्टैटिक बना दे. उन्होंने क्या कहा कि हमें अच्छी चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए, जो हमारी पुरानी चीजें उनको हमें भूलना नहीं है. ये मतलब नहीं कि हम उन चीजों को भूल जाएं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम नई चीजों को एक्सेप्ट भी ना करें. हमें अपनी पुरानी जो अच्छे कल्चर है उनको भी लेकर चलना है और जो नए आने वाला अच्छा कल्चर है या जो नई चीजें हैं उनको भी अडॉप्ट करना है.
The things they said may be good, but when it is claimed that the last word have been said, society becomes static. उन्होंने क्या कहा कि ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन ये हमारी सोसाइटी को स्टैटिक बना रही है. स्टैटिक मतलब कि वो समय के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है. The individual human being or race or nation must necessarily have a certain depth and certain root somewhere. तो उन्होंने क्या कहा, अगर हम इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उनकी कहीं ना कहीं जड़ें पुराने कल्चर से जुड़ी हुई हैं. They do not count for much unless they have roots in the past. उन्होंने क्या कहा, वो अपने आप को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं जो उनकी जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो पास्ट से बहुत ज्यादा जुड़ी हैं. Which passed after all the accumulation of generation of experience and some type of wisdom. और उनका जो पास्ट है, ये हमारे जो पूर्वजों की जो इतने साल का एक्सपीरियंस था, उससे जो हमारा कल्चर डेवलप हुआ है, उससे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है. It is essential that you have that, otherwise you become just pale copies of something which has no real meaning to you as an individual or as a group. उन्होंने क्या कहा, ये अच्छी चीज है कि हम कहीं ना कहीं अपनी पुरानी जड़ों से जुड़े हुए हैं. क्यों? क्योंकि अगर आप किसी नए कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर और जस्ट उसको फॉलो करने लगो, आप अपना जो अस्तित्व है वो भूल जाओ, तो आप किसी दूसरे पर्सन की एक कॉपी बन के रह जाओगे. आपका अपना कोई अस्तित्व नहीं बचेगा. On the other hand, one cannot live in roots alone. लेकिन जो जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ में अगर रूट्स ना हो तो पेड़ सरवाइव नहीं कर सकता. लेकिन सिर्फ अकेली रूट्स हो और बाकी और कुछ भी ना हो पेड़ में, तब भी पेड़ सरवाइव नहीं कर पाएगा. तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने रूट्स को किससे कंपेयर किया है, हमारे पुराने कल्चर से. तो उन्होंने क्या कहा, रूट्स का होना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ अकेले रूट्स का होना जरूरी नहीं है. Even roots wither unless they come out in the sun and free air. उन्होंने क्या कहा, अगर सनलाइट ना मिले, फ्री एयर ना मिले और सिर्फ रूट्स हो तो भी ट्री ग्रो नहीं कर पाएगा. Only then one can roots give you substance. Only there is a branching out and a flowering. How then are you to balance these two essential factors? It is very difficult because some people think a great deal about the flowers and the leaves on the branches, forgetting that they only flourish because there is a stout root to sustain them. Others think so much of the roots that no flower or leaves or branches are left. There is only a thick stem somewhere. So the question is how one is to achieve a balance. उन्होंने क्या कहा, अब उन्होंने इस पूरे पैराग्राफ में आपको जो हमारा नया कल्चर है उसको लीव्स, ब्रांचेस, सनलाइट, इन सब से कंपेयर किया है, नई नई चीजों को. और जो हमारा पुराना कल्चर है, वो जो पुरानी बिलीव्स हैं, उनको उन्होंने रूट से कंपेयर किया है. तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि अगर मान लीजिए किसी पेड़ में सब कुछ हो लेकिन रूट्स ना हो तो वो पेड़ सरवाइव नहीं कर पाएगा. क्यों? हो सकता है थोड़े दिन चले, लेकिन उसकी जड़ नहीं होगी तो वो कुछ दिन में मर जाएगा. उसको स्टैंड के लिए रूट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी. लेकिन अगर मान लीजिए अकेली सिर्फ रूट्स ही हैं, ना फ्लावर्स हैं, ना लीव्स हैं, ना सनलाइट मिल रही है, ना फ्रेश एयर मिल रही है, तो क्या कोई प्लांट सरवाइव करेगा? उन्होंने कहा कोई भी प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा. वो सिर्फ एक स्टैम बन के खड़ा रह जाएगा. उसका जो बीच का तना है सिर्फ पेड़ में वही रह जाएगा और कुछ भी नहीं होगा. तो उसमें पोइट ने जनरली जस्ट एक जो पंडित नेहरू, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही है कि जितनी जरूरत पेड़ को एक रूट्स की है, उतनी ही जरूरत लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस, इन सारी चीजों की भी है. तो उन्होंने इसको ह्यूमन लाइफ से किस तरीके से कंपेयर किया है कि जिस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग्स को पुराने कल्चर मतलब रूट्स की जरूरत है, उसी तरीके से सबसे अगर हमें टाइम के साथ सरवाइव करना है तो हमें नई चीजों को भी सीखना पड़ेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ पुराने कल्चर्स को लेके चलें, नई चीजों को ना सीखें तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे. और अगर हम पुरानी चीजों को छोड़ दें और नई चीजों को ही सीखते जाए तो भी आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे. तो उन्होंने एक लास्ट में क्वेश्चन अराइज किया है कि अब ये ह्यूमन बींग्स पे डिपेंड करता है, ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, या एक जनरली क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस बनाएंगे. क्योंकि बिगर बैलेंस बनाए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. हमें दोनों को साथ लेना है, तभी हम प्रॉपर तरीके से ग्रो कर सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. I hope you understand this chapter till here. I'll provide you half of the question answers. Tomorrow we will continue the same part of this chapter again. Thank you.